अनअकैडमी लाइफ 7 में पिछले लेक्चर में हमने हार्मोन कंप्लीट किया, ह्यूमन हार्मोन। आज के लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पार्ट फर्स्ट। अब सबसे पहले वाटर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए। ये कहा जाता है वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, चाहे वो प्लांट लाइफ हो और चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो। अब हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि वाटर कैसे प्लांट के लिए सिग्निफिकेंट है। हर सेल का मेन पार्ट प्रोटोप्लाज्म है एंड वाटर इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वाटर जो है प्रोटोप्लाज्म का मुख्य भाग है। दूसरी बात आती है कि वाटर इज ए सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कोई भी सॉल्यूट मिनरल ये वाटर में ही सॉल्युबल हो करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाटर। सो वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसलोकेशन वाटर के द्वारा होता है। तो यू कैन से द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर that helps the reach of nutritive cell from one cell to another, nutritive substances from one cell to another. Next है germination of seed. सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर मोस्ट नेसेसरी है। इसके दो वर्क हैं। सीड में जो न्यूट्रिटिव पार्ट है वाटर में वो डिजॉल्व होता है और जर्मिनेशन के समय वो न्यूट्रिशन देता है। दूसरी बात कि सीड का टेस्टा जब वाटर सोकिंग कर लेता है तो टेस्टा ब्रेक हो जाता है और उसका जर्म ट्यूब बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि क्लोरोफिलस पार्ट, जितने ग्रीन ऑर्गन पार्ट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ फूड मटेरियल, कार्बोनेसिस फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O in presence of sunlight by the green organ of plant, that is known as photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के द्वारा ही संपन्न होती है। तो दैट इज द मेन रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोल। प्लांट बॉडी का टेम्परेचर जो है कंट्रोल करता है। कैसे करता है? रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, लीव्स के द्वारा ट्रांसपायर होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। किसी पार्ट में अगर उसका टेम्परेचर उस पार्ट का बढ़ गया तो चूंकि वाटर का सर्कुलेशन बराबर हो रहा है इसलिए नीचे से पानी जो है ये कोल्ड वाटर ये बराबर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस तरह से पूरे बॉडी का, पूरे प्लांट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है टर्जिडिटी ऑफ सेल। वाटर हर सेल को टर्जिड बनाता है एंड टर्जिडिटी दैट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। क्योंकि अगर कोई सेल फ्लैसिड हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ वाटर में चला जाए तो इसकी विल्टिंग हो जाती है
वह मुरझा जाता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट। बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल ये वाटर के थ्रू होता है। दूसरी बात, pollen grains, they sucks water and they attach to the stigma of the ovary, gynoecium। इस प्रकार से प्लांट बॉडी के लिए वाटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहली बात है एब्जॉर्प्शन की, कि वाटर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर। वाटर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल। पिछले लेक्चर में मैंने टाइप ऑफ वाटर बताया था, जिसमें कि कैपिलरी वाटर दैट इज अवेलेबल वाटर और रूट हेयर्स ये कैपिलरी में प्रवेश करते, एंटर करते हैं और वहां से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ तो टर्गर प्रेशर ऑफ root hair get increased and which decreases the DPD of above cell। तो turgor pressure compared to root hair cell, the water moves from low DPD to high DPD। लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की तरफ वाटर जो है मूव करता है। तो अगर टर्जिटी रूट हेयर में हो गई तो उससे एडजेसेंट जो कॉर्टिकल सेल है वह कॉर्टिकल सेल उसका टर्गर प्रेशर कम होगा, डीपीडी उसकी हाई होगी और डीपीडी हाई होगी तो वाटर मूव्स फ्रॉम रूट हेयर टू नेक्स्ट सेल। दिस रिजल्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर सेल टू सेल इन द कॉर्टेक्स। इस प्रकार से रूट हेयर से वाटर कॉर्टिकल सेल में, एक कॉर्टिकल से दूसरे कॉर्टिकल, तीसरे कॉर्टिकल सेल और अंत में यह एंडोडर्मिस में पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस में जाने के बाद ये पैसेज सेल के थ्रू ये पहुंचता है पेरिसाइकिल में और जब पेरिसाइकिल में पहुंचेगा तो वहां पर डीपीडी डिक्रीज होगी और नेक्स्ट पेरिसाइकिल से सेल से ये पहुंचता है जाइलम में और जाइलम का पूरा चैनल रूट से लेकर के लीफ तक बना हुआ है और इसी डीपीडी के आधार पर, टर्जिटी के आधार पर नीचे का सेल टर्जिड होगा, ऊपर के सेल की टर्जिटी कम होगी, नीचे डीपीडी लोअर होगा और ऊपर के सेल में डीपीडी हायर होगी। इस प्रकार से फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी वाटर मूव्स सेल टू सेल एंड रीचेस टू द एपिकल पोर्शन ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। इस प्रकार से यही थियरी है कि किस प्रकार रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, उससे कॉर्टिकल सेल में पहुंचेगा, एंडोडर्मिस में पहुंचेगा, पेरिसाइकिल में पहुंचेगा और लास्टली रीचेज इन जाइलम। अंत में ये जाइलम में पहुंच जाता है और जाइलम के थ्रू ये अपर पार्ट में चला जाता है। ये तो रहा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट और किस प्रकार से वाटर रूट हेयर से
एपाइकल पोर्शन ऑफ प्लांट तक पहुंचता है। अब हम आते हैं कौन सा मैकेनिज्म है, तो ये बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Many theories is given by the scientist and two more very important theory given by the scientist, that is the mechanism of water absorption by first passive absorption। दो थियरीज इसकी हैं मैकेनिज्म की, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, water is absorbed through root, water is absorbed through root। second है active absorption, water is absorbed by the root। अब मैकेनिज्म के पहले हम ये जान लें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। यहां मैंने टेबुलेट कर दिया है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो कॉलम मैंने बनाया, मैंने बहुत पहले बताया था कि जब डिफरेंसेस आप कंपैरिजन आप दें तो कंपैरिजन में इस तरह का टेबल बना करके दें। एक साइड में मैंने लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी साइड में मैंने लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला डिफरेंस है the driving force of active transport, that is root pressure, and is against dpd gradient। किसी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वह रूट प्रेशर और डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट। पैसिव में देखिए यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स होगा दैट इज ट्रांसपिरेशन। नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से पानी उत्सर्जित हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है पत्तियों के द्वारा और इस तरह से एक सक्शन बन जाता है। तो यहां पर पहले में ड्राइविंग फोर्स हमारा रूट प्रेशर है और यहां पर हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है ये क्या है, ट्रांसपिरेशन। क्योंकि पानी नीचे से जाएगा और पानी ऊपर से जब उड़ता जाएगा तो एक सक्शन, एक खिंचाव पैदा होगा। इस खिंचाव को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इस खिंचाव को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा है इट इज एक्सपेंस ऑफ एटीपी। इससे क्योंकि इस ट्रांसपिरेशन में, इस एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की आवश्यकता होगी एंड एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरे में पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब यह ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, देन देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी। तो पहले वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की जरूरत पड़ेगी और इसमें एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एक मैकेनिकल फोर्स है जो कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से टोटल H2O मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं और वो ऊपर वाला खींच रहा है, नीचे से वाटर करंट जो है चलती चली जाएगी। थर्ड पॉइंट है एटीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन एंड दस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन से, कोशिकीय श्वसन से। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा माने रेस्पिरेशन प्रभावित होगा। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब एटीपी की आवश्यकता ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी, thus there is no effect on cellular respiration। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। आप जानते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है
और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है। ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन लेवल की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन लेवल। फिफ्थ है द मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वाटर का मूवमेंट जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। यहां है मूवमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यह ऑस्मोटिक या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुकूल हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट it is usually occurs in night when transpiration stops due to closure of stomata। क्योंकि रात में प्रकाश नहीं है तो स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएगा और उस समय भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। लेकिन यहां पर मूवमेंट ऑफ it occurs in day when transpiration is going on and stops at night when transpiration is stopped। पहले बताया गया है आपको कि स्टोमेटा के गार्ड सेल में क्लोरोफिल होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में यह फोटोसिंथेसिस करेगा और ये स्टोमेटा ओपन होगा और जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया होगी। लेकिन रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाता है, तो हमारा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ये भी प्रभावित होगा नाइट में। लास्ट में ब्लीडिंग और गटेशन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं ब्लीडिंग की बात करते हैं और गटेशन की बात करते हैं। जैसे गर्मी का दिन हो, आसमान में बादल हो, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि लीव्स के अपेक्स पर वाटर ड्रॉप्स लगा होगा तो कोई चांस नहीं है ओस का, क्योंकि क्लाउडी है एटमॉस्फेयर तो ओस पड़ेगी नहीं। तो उसमें होता क्या है कि एब्जॉर्प्शन की क्रिया तो बराबर हो रही है लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। रात में ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है तो टर्जिटी बढ़ रही है, प्लांट सेल की टर्जिटी बढ़ रही है। देन वाटर एलिमिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड के रूप में बाहर निकल जाता है और जिस पोर से वो निकलेगा उस पोर को कहते हैं जलरंध्र या हाइडेथोट। लेकिन नुकसान क्या होगा, इसके साथ मिनरल सॉल्यूशन भी जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीडिंग एंड गटेशन। तो अब ब्लीडिंग में भी होगा, जैसे आप स्टेम को कहीं काट दीजिए उनसे भी सेल सेल का सिक्रीशन होगा, दैट इज ब्लीडिंग। तो जिस छिद्र के द्वारा, जिस पोर के द्वारा ये गटेशन की क्रिया हो रही है उस पोर को कहते हैं हाइडेथोट, हिंदी में कहते हैं जलरंध्र। तो ये जो है नाइट में होगा। यहां पर ट्रांसपिरेशन इज एसोसिएटेड विद पैसिव ट्रांसपोर्ट। यह जो है ट्रांसपिरेशन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है। यहां पर एसोसिएटेड विथ गटेशन एंड ब्लीडिंग। गटेशन ये रात में होगा, ब्लीडिंग तो कहीं काट दीजिए
उससे जो मिनरल सिक्रेशन, मिनरल सोल्यूशन सिक्रेशन होगा, दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। इस प्रकार से मैंने अभी इंपॉर्टेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट बताया, कैसे यह एक से दूसरे सेल में जा रहा है, कैसे अपेक्स पर पहुंचेगा। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में 2 मैकेनिज्म मैंने आपको ब्रीफ में डिस्कस किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद मैंने डिफरेंसेस बताए कि क्या डिफरेंस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब हम इसके बाद लेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म डायग्राम दे करके। इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।